हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज संडे है तो हम वापस आ गए अपने वीकली मार्केट रैपअप के साथ। इस वीडियो में हम वीकली मार्केट हाइलाइट्स डिस्कस करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट न्यूज और इंडिकेटर्स की चर्चा करेंगे और कंक्लूजन में मैं आपको अपनी ओपिनियन भी बताऊंगा अबाउट हाउ टू इन्वेस्ट इन द करंट मार्केट सिचुएशन। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। मैंने चैनल पे बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के नाम से दो प्लेलिस्ट भी बनाई हैं। ये सभी फंडामेंटल वीडियोस अगर आपने अब तक चेक नहीं किए हैं तो प्लीज देखिए। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हुए हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। ऊपर राइट साइड में वीडियोस की लिंक आ रही है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। आपके सब्सक्रिप्शंस, लाइक्स और कमेंट से मुझे और भी मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स पे भी वीडियोस क्रिएट करने की कोशिश करता रहता हूँ। सो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज और भी एनहांस हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले हम निफ्टी की अगर वीकली मूवमेंट पर नजर डालें तो निफ्टी इस वीक कंसोलिडेशन के फेज में था और निफ्टी केवल 1.4% की अपवर्ड मूवमेंट के साथ ओवरऑल वीक में क्लोज हुआ। निफ्टी अभी अपने ऑल टाइम हाई 12,430 से करीबन 3-3.5% की दूरी पे है। निफ्टी की अगर वन डे चार्ट पे नजर डालें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस बॉक्स के अंदर कि इस वीक की जो मूवमेंट रही है वो काफी कंसोलिडेशन की मूवमेंट रही है। काफी लिमिटेड मूवमेंट रही बोथ ऑन दी अपसाइड एंड डाउन साइड। तो अभी काफी दिनों से आप देख सकते हैं कि इस हफ्ते और पिछले हफ्ते दोनों में ही काफी कंसोलिडेशन की मूवमेंट रही है निफ्टी के अंदर। इसी चार्ट को अगर थोड़ी और नजदीकी से देखें तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी अभी कंसोलिडेट कर रहा है। काफी दिनों से इस बॉक्स के अंदर इसकी मूवमेंट हो रही है और चूंकि ये काफी दिनों से करीबन 2 हफ्तों से ये कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है तो मुझे लगता है कि इस कंसोलिडेशन के फेज के ओवर होने के बाद निफ्टी या तो ऊपर या नीचे दोनों में से कोई भी एक मूवमेंट पॉसिबल है। हालांकि कुछ भी डेफिनेटिव कहना मुश्किल है, बट ये लगता है कि शायद अभी निफ्टी के नीचे जाने के चांसेस ज्यादा हैं कंपेयर टू ऊपर जाने के चांसेस, क्योंकि अपसाइड इसकी लिमिटेड मुझे लगता है कि अभी लिमिटेड है, क्योंकि जिस तरह की कंपनी की अर्निंग्स आ रही हैं बहुत सारी कंपनीज की, अभी भी इकोनॉमी की जो हालत चल रही है, मुझे लगता है कि ऊपर जाने के चांसेस अभी थोड़े लिमिटेड हैं। लेकिन नीचे जाने के चांसेस अभी भी बरकरार हैं क्योंकि बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। कोविड के केसेस बहुत सारी कंट्रीज में बढ़ रहे हैं, स्टिमुलस की बातें अभी भी चल रही हैं, डिस्कशन चल रहे हैं, बट उस पर कोई कंक्लूजन नहीं आया, कोई अग्रीमेंट नहीं मिला है अभी तक। वैक्सीन रिलेटेड आपको पता है कि बहुत सारे ट्रायल्स अभी चल ही रहे हैं। कुछ ट्रायल्स रुक जाते हैं, फिर बीच में पता चलता है कि कुछ गड़बड़ी हो गई तो फिर उनको रोक के फिर से स्टार्ट किया जाता है। तो चूंकि इतनी अनसर्टेनिटी है जॉब्स की, आपको पता है कि जॉब्स की सिचुएशन अभी भी इंप्रूव नहीं हुई है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके कारण मुझे लगता है कि निफ्टी में अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। और निफ्टी चूंकि कंसोलिडेशन दिखा रहा है काफी दिनों से, तो निफ्टी में अभी ऊपर और नीचे दोनों के ही चांसेस है। बट पर्सनली मुझे लगता है कि 60-70% चांसेस निफ्टी के नीचे जाने के हैं। अब वो कितना नीचे जाएगा, बहुत ज्यादा क्रैश के तो चांसेस मुझे नहीं लग रहे, बट थोड़ी नीचे मूवमेंट हो सकती है 5-10% की। 10,500 11,000 तक भी निफ्टी टच कर सकता है, ये हमें देखना पड़ेगा। इसके बारे में कुछ भी अभी डेफिनेटिव कहना मुश्किल है। अगर थोड़ी मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव की बात करें और निफ्टी के वीकली चार्ट पर अगर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि इस हफ्ते की जो कैंडल बनी है उसमें काफी लॉन्ग टेल्स हैं, जो कि हमारे प्रीवियस जो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे थे वॉलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी के बारे में, उसको कोरॉबोरेट करता है, उसको सपोर्ट करता है। क्योंकि जब इतने लंबे टेल्स बनते हैं और बॉडी थोड़ी छोटी बनती है, यहाँ पे बबल से जो दिखाया हुआ है कि इस वीक की जो मूवमेंट थी उसमें टेल्स बहुत लंबे थे, बॉडी छोटी थी, वो ये दिखाता है कि निफ्टी में अभी थोड़ी अनसर्टेनिटी है। इतने लंबे टेल्स थोड़े बेरिश सिग्नल्स भी दिखा रहे हैं और वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, ये हमें यहाँ पे वीकली चार्ट्स पे दिख रहा है। हालांकि अभी अपने सारे वीकली एवरेजेस से ऊपर चल रहा है, सारे एक्सपोनेंशियल वीकली एवरेजेस से ऊपर चल रहा है निफ्टी, बट फिर भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। अगर मंथली चार्ट पे नजर डालें तो यहाँ पे थोड़े उल्टे इंडिकेशंस आ रहे हैं, यहाँ पे थोड़े अलग इंडिकेशंस, यहाँ पे काफी बुलिश मूवमेंट हमें दिख रही है। आप देख सकते हैं कि जो लास्ट कैंडल है, जो अक्टूबर की इवॉल्विंग कैंडल है, अभी करीबन अक्टूबर में एक हफ्ते बचे हैं, एक हफ्ते के बाद ये कैंडल पूरी हो जाएगी। बट अभी तक जो ये लास्ट की कैंडल बन रही है उसमें टेल्स, डाउनवर्ड टेल्स बहुत छोटे हैं, बॉटम टेल्स बहुत छोटे हैं और बॉडी काफी लंबी है, तो काफी बुलिश कैंडल है ये। तो मंथली चार्ट पे हमें बुलिश इंडिकेशंस मिल रहे हैं, बुलिश सिग्नल्स मिल रहे हैं, जबकि वीकली और डेली चार्ट्स पे हमें अनसर्टेनिटी की सिचुएशन दिख रही है और थोड़े बेरिश सिग्नल्स भी दिख रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी डेफिनेटिव कुछ भी कहना मुश्किल है, बट पॉसिबल है कि आगे चल के वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी मार्केट में। अभी खास करके कुछ सेक्टर्स में बहुत अनसर्टेनिटी बनी हुई है और आगे के एक्चुअली 1-2 क्वार्टर्स तक की अनसर्टेनिटी उन सेक्टर्स में बनी रह सकती है। ओवरऑल मार्केट में हो सकता है कि महीने 2 महीने में ये अनसर्टेनिटी थोड़ी कम हो जाए, जब वैक्सीन के ऊपर थोड़ी कुछ
बातें क्लियर हो जाएं या फिर इकोनॉमी रिलेटेड कुछ इंप्रूवमेंट्स दिखने लगे, तो हो सकता है कि इंडेक्स लेवल पे ये अनसर्टेनिटी थोड़ी कम हो जाए। बट कुछ सेक्टर्स में, जैसा कि हमने देखा कि बैंकिंग सबसे बड़ी सेक्टर है जो अभी काफी अनसर्टेन टाइम से गुजर रही है, और बैंकिंग बहुत बड़ा कंपोनेंट है निफ्टी का। 23-25% का वेटेज है निफ्टी में बैंकिंग का। तो इतनी बड़ी वेटेज वाली सेक्टर अगर ड्रैग डाउन होगी, अगर अनसर्टेनिटी उसमें बनी रहेगी, तो वो निफ्टी के परफॉर्मेंस को भी थोड़ा ड्रैग कर सकता है। आरएसआई की अगर बात करें तो आरएसआई की करंट वैल्यू 62.1 आ रही है। पिछले हफ्ते भी देखा था हमने कि 58-59 के आसपास ये वैल्यू थी, तो अभी भी न्यूट्रल रेंज में बना हुआ आरएसआई, बट विद अ बुलिश मोमेंटम। काफी स्ट्रॉन्ग आरएसआई अभी दिख रहा है। काफी दिनों से इसकी रेंज बाउंड मूवमेंट हो रही थी, बट जब निफ्टी में गिरावट आई थी और निफ्टी करीबन 10,800 के आसपास आ गया था, तो आरएसआई का भी वैल्यू करीबन 30 के आसपास आ गया था। बट उसके बाद से काफी रिकवरी आई है, और अभी आरएसआई अपने न्यूट्रल रेंज, जो 20 से 80 का रेंज होता है, उसके बीच में ही है, बट विद अ बुलिश मोमेंटम। RSI is closer to 80 compared to 20। तो यहाँ पे थोड़ी बुलिशनेस आपको दिख रही है RSI की वैल्यू में। MACD की अगर बात करें तो वहां पे भी सेम इंडिकेशंस आ रहे हैं RSI के जैसे ही। वहां पे भी बुलिश क्रॉसओवर कंटिन्यू हो रहा है काफी दिनों से। हालांकि ये जो गैप है, जो बुलिशनेस का गैप है, वो थोड़ा थोड़ा कम हो गया है, नैरो हो गया है। तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये फिर से ये गैप वाइड होता है, ये बुलिशनेस की तरफ जाती है, या फिर आगे चल के हमें एक बेरिश क्रॉसओवर दिखता है। ये हमें देखना पड़ेगा निफ्टी के मूवमेंट के बेसिस पे। कोविड रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करें तो अभी भी इंडिया में केसेस ऑब्वियसली राइज कर ही रहे हैं, बट राइज करने की जो रेट है, जो मोमेंटम है, वो काफी स्लो हो गई है। अभी डेली बेसिस पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 50-60,000 नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं। बीच में हमने देखा था 3-4 हफ्ते पहले कि ये केसेस 90-95,000 ऑन अ डेली बेसिस आ रहे थे। वो काफी कम हो गए, उसमें एक अप्रिशिएबल कमी आई है, और रिकवरी रेट भी 89% से ऊपर हो गई है, जो बहुत ही अच्छी बात है। काफी सारे लोग, इसका मतलब कि अगर 100 लोग बीमार पड़ रहे हैं, इन्फेक्ट हो रहे हैं कोविड से, तो 89% लोग उनमें से सही हो जा रहे हैं, ट्रीट हो जा रहे हैं ठीक से। तो वो अच्छी बात है। बट नंबर ऑफ केसेस अभी भी बढ़ते जा रहे हैं। जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं इंडिया में, वो अभी 77.6 लाख के आसपास है, जो काफी एक हाई नंबर है। और जो टोटल नंबर ऑफ फेटालिटीज हैं, जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं, वो 1.17 लाख हो गए। तो करीबन 1.25 लाख लोग कोविड के चलते अपनी जान खो चुके हैं अभी तक, जो कि एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग और सैड फिगर है। कोवैक्सीन, जो कि भारत बायोटेक, जो इंडिया की कंपनी है, वो डेवलप कर रही है एक वैक्सीन, कोवैक्सीन को, उसने अपने फेज 3 ट्रायल स्टार्ट कर दिए हैं। आपको पता होगा कि कई सारी कंपनीज, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज वगैरह मिलकर उनकी वैक्सीन ट्रायल ऑलरेडी चल रही है, फेज 3 ट्रायल चल रही है। जैसे आपको पता होगा एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बनाई जा रही है, उनकी, जाइडस कैडिला की वैक्सीन है उसकी, और जो रशियन वैक्सीन है स्पुतनिक वी, इन सभी की इंडिया में फेज 3 ट्रायल्स चल रही हैं। और साथ ही साथ कोवैक्सीन की फेज 3 ट्रायल्स भी स्टार्ट हो गई हैं। इसके लिए करीबन 26,000 वॉलंटियर रिक्रूट किए गए हैं अक्रॉस 25 सेंटर्स इन इंडिया। अभी Q2 अर्निंग्स का सीजन है, तो हम काफी सारे कॉर्पोरेट रिजल्ट्स को और कॉर्पोरेट अर्निंग्स को, यहाँ पे उनके हाईलाइट्स को क्विकली देखने वाले हैं। HDFC लाइफ ने मोर और लेस अच्छी रिजल्ट्स पोस्ट की। द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी रोज 5.6% कंपेयर टू द लास्ट ईयर। तो जो कंपनी के प्रॉफिट्स हैं, वो कंपेयर टू लास्ट ईयर, यानी कि जुलाई टू सितंबर क्वार्टर ऑफ 2019, 5.6% बढ़ गई। जो नेट प्रीमियम इनकम है, जो इनकी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, वो करीबन 34.7% बढ़ गई कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो 35% की प्रीमियम इनकम बढ़ी है, जो बहुत ही शानदार रिजल्ट्स है, बहुत ही प्रोमिसिंग रिजल्ट्स है फ्यूचर के लिए। तो ये आपको दिखाता है कि अच्छी कंपनीज में कैसे कंसोलिडेशन आ सकती है और वो मार्केट शेयर गेन कर सकते हैं। तो इसके हमें कुछ इंडिकेशंस HDFC लाइफ में दिख रहे हैं। फिर ब्रिटानिया के जो रिजल्ट्स थे, वो थोड़े स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से थोड़े अंडरवेलमिंग आए, जिसके कारण आपने देखा कि ब्रिटानिया के स्टॉक में काफी गिरावट आई है, करीबन 8 से 10% की गिरावट आई है इस हफ्ते। अभी भी नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी अच्छे खासे लेवल पे है, और पिछले साल जो सेम क्वार्टर थी, जुलाई टू सितंबर क्वार्टर ऑफ 2019, उसके कंपैरिजन में 23% की अपमूव आई, 23% पॉजिटिव ग्रोथ आई। बट फिर भी जो स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस थी, वो करीबन 25-28% की थी, तो उसको बीट नहीं कर पाया, जिसके कारण, और इसके एक्सपेंसिव वैल्यूएशन के कारण, इसमें काफी गिरावट आई है इस हफ्ते। ऐसे चांसेस लग रहे हैं कि जेट एयरवेज इज जस्ट अ स्टेप अवे फ्रॉम गेटिंग न्यू ओनर्स। तो एक कैलरॉक चालान कंसोर्शियम है जिसने कि जेट एयरवेज की बिडिंग को जीत लिया है। अब ये उनके नए ओनर्स होंगे। कैलरॉक कैपिटल एक्चुअली एक लंदन बेस्ड फर्म है, जो कि फाइनेंशियल एडवाइजरी और एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में है। और मुरारी जालान, जो इनके साथ जिनकी कंसोर्शियम है, वो एक यूएई बेस्ड बिजनेस टाइकून है। तो इन दोनों के बीच में कंसोर्शियम है, और उन्होंने बिड जीत ली है जेट एयरवेज को टेक ओवर करने की। बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स एक्चुअली थोड़े डिसअपॉइंटिंग थे, और ये एक्चुअली एक इंडिकेशन थे कि आगे आने वाला टाइम फाइनेंशियल सेक्टर के लिए कितना अनसर्टेन है। उन्होंने पिछले साल के इसी क्वार्टर के कंपैरिजन में 36% की
नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है, 36% की डी ग्रोथ दिखाई है। The sharp drop in net profit was due to large provisions of the tune of 1700 crores made to factor in risk due to COVID-19। तो COVID-19 के जो एनपीएस हो सकते हैं बजाज फाइनेंस के, उसके कारण इन्होंने काफी शार्प प्रोविजनिंग की है, काफी अच्छी खासी प्रोविजनिंग की है, तो इसके कारण इसके प्रॉफिट्स बहुत ही डिप होते हुए नजर आए। लेकिन इसमें एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि कंपनी इतनी स्ट्रांग है कि वो अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को स्ट्रांग बना के रखना चाहती है। उसने प्रोविजनल्स इतने अग्रेसिवली इसलिए किए हैं ताकि आगे चल के अगर कोई एक्सीजेंसी आती है तो उसको वो डील कर पाए। और जब ऐसी कंपनी, जितनी स्ट्रांग कंपनी जब आगे चल के इस फेज को सरवाइव कर पाएंगे तो वो फ्यूचर में थ्राइव भी कर सकती है। नेट एनपीए फेल टू 0.37% फ्रॉम 0.65%, बट यहाँ पे एक कैच है। पिछली कई सारी वीकली मार्केट हाइलाइट्स में हमने डिस्कस किया है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी कंपनीज को बताया हुआ है कि अभी वो इस क्वार्टर के लिए एनपीएस डिक्लेयर नहीं करेंगे अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट उनको नहीं बताती है आगे का कोर्स ऑफ एक्शन, तब तक वो एनपीएस डिक्लेयर नहीं करेंगे। इसलिए ये एनपीए नंबर आपको काफी कम दिख रहा होगा। अगर एनपीए के नंबर डिक्लेयर करने होते इस क्वार्टर के लिए बजाज फाइनेंस को, तो ये नंबर काफी ऊंचा हो सकता है। तो इस नंबर को आप थोड़ा विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट लेके चले। न्यू लोन्स बुक ड्यूरिंग द प्रीवियस क्वार्टर वेर 3.62 मिलियन, यानी करीबन 36 लाख न्यू लोन्स दिए गए कंपेयर टू ऑलमोस्ट 65 लाख लास्ट ईयर के क्वार्टर में। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी अभी एक्सपेंशन और बहुत अग्रेसिवली लोन डिस्ट्रीब्यूट करने में विश्वास नहीं रख रही है। अभी कंपनी बहुत ही कंजर्वेटिवली ऑपरेट कर रही है और अपने लोन बुक को, अपने प्रोविजनिंग वगैरह को बहुत ही प्रूडेंटली हैंडल करने की कोशिश कर रही है। अल्ट्राटेक सीमेंट ने अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए। द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी जंप्ड 113%, तो ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हो गई कंपेयर टू द सेम पीरियड लास्ट ईयर। नेट सेल्स रोज 7.8%, नेट सेल्स भी करीबन 8% बढ़े और प्रॉफिटेबिलिटी तो 113% बढ़ी। The company has shaved off rupees 4,728 crores of net debt in the first half of the fiscal year। तो पहले इस साल की जो पहले की 2 क्वार्टर्स हैं उसमें कंपनी ने अपने नेट डेट को काफी कम कर लिया है। करीबन 5,000 की नेट डेट को उसने रीपे कर दिया है, जिसके चलते कि इसकी नेट डेट कम हो गई। तो ये एक अच्छी बात है। वैसे भी ये काफी कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, तो जितनी नेट डेट कम हो उतना अच्छा। बजाज ऑटो ने जो क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स पोस्ट किए वो थोड़े वीक थे, और ये इंडिकेशन है कि जो हो सकता है कि जो अगस्त और सितंबर में हमने अपटिक देखी थी मोटर व्हीकल सेल्स में, ऑटो सेल्स में, वो एक पेंटअप डिमांड हो सकती है, जिसके कारण कि इस सेक्टर को हमें वॉच करना पड़ेगा कि आगे चल के ये कैसे इवॉल्व करती है। क्या ये पेंटअप डिमांड थी या कोई रियल रिवाइवल आ रही है, रियल डिमांड रिवाइवल आ रही है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। तो इस क्वार्टर के जो रिजल्ट्स थे वो तो थोड़े डिसअपॉइंटिंग थे। द नेट प्रॉफिट फॉर क्वार्टर 2 ड्रॉप 19% एज कंपेयर टू द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। तो इनके वॉल्यूम्स में डिक्लाइन आई है, यानी कि सेल्स रेवेन्यूज में डिक्लाइन आई है, और प्रॉफिटेबिलिटी में भी 19% की डिक्लाइन आई है। लेकिन कंपनी को उम्मीद यह है कि जो फेस्टिवल सीजन आने वाला है उसमें इनको एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी इन वॉल्यूम्स दिख सकती है, और फिर रेवेन्यू और प्रॉफिट्स इनके फिर अच्छे दिख सकते हैं। बजाज ऑटो की जो मार्केट शेयर है टू व्हीलर सेगमेंट में वो अभी भी इंटैक्ट है। अभी भी उसने मार्केट शेयर अगर गेन नहीं किया तो लूज भी नहीं किया। 18.2% की ऑलमोस्ट 20% की मार्केट शेयर टू व्हीलर सेगमेंट में बजाज ऑटो की बनी हुई है। एसबीआई कार्ड के भी जो क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स थे वो भी एक बहुत बड़ी इंडिकेटर थी कि आगे भी फाइनेंशियल सेक्टर में कैसे चैलेंजिंग टाइम्स बने रह सकते हैं। तो एसबीआई कार्ड्स, जैसा आपको पता होगा कि बहुत बड़ी कंपनी है क्रेडिट कार्ड सेक्टर में इंडिया के अंदर, उसके जो बैड डेट्स थे, एनपीएस जिनको आप मान सकते हैं, वो 162% बढ़ गए कंपेयर टू द सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर के इसी क्वार्टर के कंपैरिजन में जो बैड डेट्स है, एनपीएस है, वो 162% बढ़ गए। बहुत बड़ी इंक्रीज है, काफी खतरनाक इंक्रीज है। और जो टोटल रेवेन्यू है वो केवल 5% बढ़ी है, जबकि ऐसी कंपनी है, तो हाई ग्रोथ कंपनी है, क्रेडिट कार्ड का मार्केट इंडिया में ग्रोइंग है, तो ये नंबर काफी ऊंची हो सकती थी नॉर्मल टाइम्स में। बट ऐसे चैलेंजिंग टाइम्स हैं कि इनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ हुई है वो केवल 5% की हुई है। और प्रॉफिट्स, तो रेवेन्यू तो कम से कम पॉजिटिव में थे, कम पॉजिटिव में थे बट कम से कम पॉजिटिव थे, लेकिन प्रॉफिट्स इनकी 46% डाउन है। ऑलमोस्ट आधी हो गई है प्रॉफिट कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो इस कंपनी के एनपीएस वो बढ़ गए हैं 4.29% पे। और अगर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव नहीं होती कि उनको एनपीए नहीं डिक्लेयर करना है, तो ये नंबर होती 7.4%। तो अगर टोटल ओवरऑल पिक्चर की बात करें तो वो काफी बुरी दिख रही है। 7.4% के इसके ग्रॉस एनपीएस है, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है कि अभी वो एनपीएस नहीं डिक्लेयर करेगी, तो ऑफिशियल नंबर्स 4.3% के आसपास है, जिससे आपको अंदाजा लगता है कि कितने चैलेंजिंग, कितने ट्रबलिंग टाइम्स अभी अहेड हैं फॉर द फाइनेंशियल सेक्टर। अभी तो ये पिटारा खुलना शुरू ही हुआ है, तो आगे देखते हैं कि ये कहाँ कैसे इवॉल्व होता है।
यस बैंक की जो परफॉर्मेंस है, जो उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल हेल्थ है, वो थोड़ी इंप्रूव हुई है। यस बैंक ने इस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट दिखाई है करीबन 130 करोड़ की, कंपेयर टू द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर उसमें इनकी 600 करोड़ की लॉस थी, तो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है। बट अभी भी इनके जो ग्रॉस एनपीएस है, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, वो 16.9%, ऑलमोस्ट 17% के वॉपिंग हाई फिगर पे है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बुरी इसकी ऑपरेशंस रही है पास्ट में, कि उसका पाप अभी भी इसको ढोना पड़ रहा है। 17% के ग्रॉस एनपीएस बहुत ही हाई नंबर है, बहुत हाई नंबर है। नेट एनपीएस अभी करीबन इसके 4.7% है, जो 0.96% हुआ करती थी पिछले क्वार्टर में। और नेट इंटरेस्ट इनकम इनकी और थोड़ी घट गई है, क्योंकि आपको पता होगा कि डिपॉजिटर बेस यस बैंक का काफी मूव हो गया है। काफी लोगों ने अपने डिपॉजिट अकाउंट यहां से क्लोज करके कहीं और मूव कर दिया। तो यस बैंक हालांकि इंप्रूवमेंट जरूर है, बट अभी भी इसके जो एनपीए फिगर्स हैं वो बहुत ही शैबी हैं, बहुत ही अबिस्मल है। फ्लिपकार्ट ने आदित्य बिरला फैशन आपको पता होगा कि एक रिटेल कंपनी है, बहुत सारे इसके रिटेल स्टोर्स होते हैं, उसमें फ्लिपकार्ट ने 7.8%, ऑलमोस्ट 8% का स्टेक खरीद लिया है फॉर रुपीज 1500 करोड़। तो इसके कारण आदित्य बिरला फैशन को फ्लिपकार्ट को बेचने पड़ेंगे करीबन 7.31 करोड़ शेयर्स ऑन अ प्रेफरेंशियल बेसिस। और ये जो कैपिटल बेची जाएगी वो करीबन 205 रुपीज पर शेयर के रेट पे बेची जाएगी। निफ्टी के कुछ और इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स की अगर बात करें तो निफ्टी की जो करंट की है वो करीबन 34.4 के आसपास आ रही है, जो अपने ऑल टाइम हाई 35 के आसपास चल रही है। निफ्टी की जो अर्निंग्स है वो 347 है। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि ये नंबर करीबन 345 के आसपास था, तो थोड़ी सी मार्जिनली बढ़ी है। उसमें आईटी कंपनीज ने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, उनकी अर्निंग्स अच्छी दिख रही है, और कुछ और सेक्टर्स की अर्निंग्स भी ठीक ठाक दिख रही है, सीमेंट सेक्टर वगैरह की। तो उसके चलते तो अच्छी बात है, लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर इसको ड्रैग डाउन कर रहा है। और निफ्टी की अर्निंग्स जो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं ईपीएस फिगर्स में, अर्निंग्स पर शेयर फिगर में, निफ्टी की अर्निंग्स अभी भी अपने 2015 2016 ईयर के फिगर के आसपास है, तो काफी डिप्रेस्ड लेवल्स पे है निफ्टी की अर्निंग्स अभी भी। और निफ्टी की पीई हम यूजुअली देखते हैं कि 21 से 25 के बीच में रहती है, एवरेज पीई इसकी हिस्टोरिकल एवरेज 21 से 25 के बीच में, और अभी 35 के आसपास चल रही है। तो काफी एलिवेटेड लेवल्स पे निफ्टी की पी। हालांकि निफ्टी की पीबी, जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है, वो अभी अपने एवरेज के आसपास ही चल रहा है। तो पीबी रेशियो के हिसाब से निफ्टी अभी एलिवेटेड लेवल्स पे नहीं है, ओवर वैल्यूड नहीं है, बट पी रेशियो के हिसाब से आप देख सकते हैं कि क्या खतरनाक जंप आई है इसमें। और वो प्राइमरीली इसलिए आई है क्योंकि अर्निंग्स इतनी डिप्रेस हो गई। तो पी रेशियो होता है प्राइस टू अर्निंग्स। तो अर्निंग जब इतनी डिप्रेस हो जाएंगी, इतनी गिर जाएंगी, तो पी रेशियो ऑब्वियसली शूट अप हो जाएगा। तो वही हमें यहाँ पे दिख रहा है। निफ्टी की जो पुट कॉल रेशियो है वो 0.94 है, तो बस मार्जिनली बुलिश है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि न्यूट्रल ही है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो जब 1 के आसपास होता है तो हम कहते हैं कि निफ्टी अभी एकदम से न्यूट्रल है, और जब पुट कॉल रेशियो 1 से कम होता है तो हम कहते हैं कि निफ्टी अभी बुलिश है, और 1 से ज्यादा होता है तो हम कहते हैं कि बेरिश है। जब ये वैल्यू 0.75 के आसपास पहुंच जाती है तो हम कहते हैं कि निफ्टी अभी काफी ज्यादा बुलिश है, और जब ये वैल्यू 1.25 के आसपास पहुंच जाती है तो हम कहते हैं कि निफ्टी अभी काफी बेरिश हो गया है। तो चूंकि ये वैल्यू अभी 0.94 आ रही है तो मार्जिनली बुलिश है, बहुत ज्यादा कोई बुलिश नहीं है, जिसके चलते अभी वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। और नियर टर्म में मार्केट में क्रैश आना अभी मुझे लगता है कि चांसेस कम है उसके, बट निफ्टी में करेक्शन जरूर आ सकती है। जिस तरह की अनसर्टेनिटी पूरे ग्लोबल स्केल पे भी चल रही है, यूरोप में नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, वैक्सीन की कुछ क्लैरिटी नहीं है, कई सारे कंट्रीज में आपको पता होगा कि लॉकडाउन किए जा रहे हैं फिर से, तो इकोनॉमी में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, जिसके कारण करेक्शन जरूर एक वारंटेड है। हो सकता है निफ्टी करेक्ट होके 11,000 10,500 के लेवल तक भी पहुंच जाए, बट बहुत ज्यादा क्रैश होना जैसे हमने मार्च में देखा था वो होना मुश्किल है, जब तक कि लिक्विडिटी मार्केट में रहती है। अंटिल लिक्विडिटी ड्राइज अप एंड रिटेल इन्वेस्टर्स बिकम ओवरली बुलिश, तब तक क्रैश आना मुश्किल है। इसलिए मेरी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की अप्रोच अभी यही है कि अपने एसआईपी को कंटिन्यू आप रख सकते हैं। आपको जब तक अपॉर्चुनिटी ना मिले तब तक अपनी एसआईपी को डबल या इंक्रीज ना करें, क्योंकि आगे चल के भी आपको मौके आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई टाइम आपके पास से चला जा रहा है। आप अपने एसआईपी को जरूर कंटिन्यू करे रखें, ताकि आपको फोमो की फीलिंग ना हो। ये ना लगे कि मार्केट में अगर कुछ अप मूव आई तो मैंने उसको, उस चांस को, उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, तो वो आप ना करें। और वैसे भी एज अ जनरल प्रिंसिपल, एज अ जनरल गुड हैबिट, आपको एसआईपी कंटिन्यू करनी चाहिए अंटिल योर गोल्स आर रीच्ड। और अपनी जो लमसम इन्वेस्टमेंट है, अपनी बड़ी हैवी लमसम इन्वेस्टमेंट है, उसको स्टैगर करें, उसको होल्ड बैक करके रखें, अपनी कैश पोजीशन को बढ़ाते रहें, तभी आप इस लमसम इन्वेस्टमेंट के फायदे उठा सकते हैं इन द फ्यूचर। सही मौके पर उसको डिप्लॉय कर सकते हैं।
इस मार्केट में मुझे लगता है कि अच्छी अप्रोच ये है कि आप स्टॉक स्पेसिफिक रहें। वीकली बेसिस पे हम संडे की सेकंड वीडियो में जो डिस्कशन करते हैं उसमें हम बहुत सारे स्टॉक्स की चर्चा करते हैं और किस स्टॉक को आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को अच्छे लेवल्स पे आप ले सकते हैं, वो कौन से स्टॉक्स हैं उसकी चर्चा करते हैं। तो उस वीडियो को आप मिस ना करें, उसको वीकली बेसिस पे आप फॉलो करते रहें, क्योंकि वहां पे आपको काफी सारे आइडियाज मिल जाएंगे। आपकी एक जनरल नॉलेज बढ़ सकती है कि कौन से कंपनीज को आप अपने रिसर्च के लिए, अपने वॉच लिस्ट पे डालने के लिए यूज कर सकते हैं, उन पर नजर बना के रख सकते हैं, और कौन से अच्छे बाइंग प्राइस लेवल्स हैं जिन पे आप उनमें इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं। तो उसकी चर्चा हम संडे की सेकंड वीडियो में करते हैं, तो उस वीडियो को आप मिस ना करें। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना भी ना भूलें, क्योंकि वहां पे जब भी कोई अच्छी कंपनी अच्छी इन्वेस्टमेंट लेवल पे आती है, अगर आपको कंसिडरेशन लेवल पे आती है, तो मैं उस पर एक प्रॉम्प्ट भेज देता हूँ, एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है, और आप उन कंपनीज पे अगर आपने पहले से रिसर्च की हुई है, आपके वॉच लिस्ट में है, और वो प्राइस लेवल्स आपको सही लगते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट अप्रोच, अपनी इन्वेस्टमेंट थॉट प्रोसेस के हिसाब से, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं। अच्छी कंपनीज अभी भी अच्छे प्राइस लेवल्स पे अवेलेबल हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि वो वॉच लिस्ट आपकी रेडी रहे, वो प्राइस लेवल्स आपके ध्यान में रहे, ताकि आप मौके पे चौका मार सके। तो बी स्टॉक स्पेसिफिक, स्पेशली फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स में अभी काफी अनसर्टेनिटी है, तो आप फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले 2 बार सोचें। उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करें जो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, आगे चल के जिनकी मार्केट शेयर बढ़ सकती है, मार्केट में कंसोलिडेशन के कारण उन्हें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह की ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज दिखती हैं। तो वैसी कंपनीज में ही स्टिक करें, स्पेशली इन द फाइनेंशियल सेक्टर। तो उन सारे कंपनीज और स्टॉक्स के डिस्कशन हम संडे की नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो अपनी कैश पोजीशन को बना के रखें। जो भी कंपनीज आपको अच्छी वैल्यू प्रोपोजिशन पे दिखती है, हालांकि निफ्टी जितना ऊपर जाता जाता है ये वैल्यू प्रोपोजिशन उतनी घटती जाती है, तो कुछ ही कंपनीज बचती हैं जहां पे कि आपको कुछ बढ़िया वैल्यू प्रोपोजिशन दिखती है। तो जहां पे भी दिखती है हम वीकली बेसिस पे उसकी चर्चा करते रहते हैं, ताकि आपकी वॉच लिस्ट बनी रहे। बेनिफिट फ्रॉम वॉलेटिलिटी एज इट मैनिफेस्ट, जैसे जैसे वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, ऊपर नीचे मूवमेंट आएगी, कुछ स्टॉक्स नीचे जाएंगे अपनी अर्निंग्स की बेसिस पे, कुछ न्यूज की बेसिस पे, ओवरऑल सेंटिमेंट्स की बेसिस पे, तो उसका फायदा आपको उठाना है। वो फायदा आप तभी उठा सकते हैं जब आपकी कैश पोजीशन अच्छी खासी बनी रहे। आप एक स्ट्रॉन्ग कैश पोजीशन बना के रखें, ताकि उसको आप डिप्लॉय कर सकें इंटेलिजेंटली व्हेनेवर द राइट अपॉर्चुनिटी अराइजेस। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है, जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली हर वीडियो में हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और मैं आपके लिए यूजफुल आइडियाज और टॉपिक्स लाता रहूंगा। इसी तरह हर वीकेंड हम वीकली मार्केट अपडेट्स और अपने व्यूज अबाउट द करंट मार्केट सिचुएशन भी डिस्कस करते रहेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।